सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड विद विजय। जैसा कि मैंने टोटल 9 लेक्चर्स कवर कर दिए हैं मैंने फार्माकोलॉजी सीरीज़ के, और टोटल 9 के 9 लेक्चर्स मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सेव करके रखा है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज जो लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट होने जा रहा है उससे पहले आप लेक्चर नंबर 9 तक अप टू डेट कर लें आप अच्छे तरीके से, ताकि आपको फर्दर कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो। सो मैं आशा करूँगा कि आप लोग टोटल 9 लेक्चर्स को कवर करके ही लेक्चर नंबर 10 पे आ रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10, और उसमें अभी तक हम लोग स्टार्ट जो किए थे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, टोटल 5 टॉपिक कवर हो चुका है। आज हमारा 6 नंबर टॉपिक चालू होगा। देखो लेक्चर्स, टोटल लेक्चर्स की बात करता हूँ तो 10 नंबर है, उसमें रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सब टॉपिक था जो कि उसका नंबर 6 है, और उसमें आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इंजेक्शन का पार्ट 2, क्योंकि लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने बेसिकली इंजेक्शन का पार्ट 1 अच्छे तरीके से कवर कर लिया था, जिसमें से टोटल 4 इंजेक्शन वाले पार्ट को मैंने कवर करा था। इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल और इंट्रावेनस, टोटल 4 मैंने अच्छे तरीके से आप लोग को कवर कर दिया है मैंने। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रा आर्टेरियल रूट। मैं बार बार कहूँगा कि आगे के लेक्चर्स आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगे जब आप पीछे के लेक्चर्स को अच्छे से कवर करते चलोगे। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि टोटल 9 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने कवर कर दिए हैं, सारे के सारे प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं। सो प्लीज़ आप पहले जाइए, वो टोटल 9 लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, उसके बाद 10 लेक्चर पे आप आइए, आपको बेटर तरीके से सब कुछ समझ में आएगा पक्का। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इंजेक्शन पार्ट का हम लोग कंटिन्यूएशन करने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रा आर्टेरियल रूट। नाम से ही पता चल रहा है कि आर्टेरियल रूट मतलब कि हम इंजेक्शन इस बार जो है वो आर्टरी में देंगे। आपको ये पता है कि वेन जो होते हैं वो ईजिली पाल्पेबल होते हैं, ईजिली विजिबल होते हैं, क्योंकि वो सुपरफिशियली होते हैं। ठीक है, लेकिन आर्टरी जो होते हैं वो डीपली सिचुएटेड होते हैं और डिफ़िकल्ट टू फाइंडिंग होते हैं। इस आर्टरी में अगर किसी को इंजेक्शन देना है सो वी रिक्वायर्ड अ स्पेशलिस्ट, और वहाँ पे जो भी हेल्थ वर्कर्स होंगे वो एक्स्ट्रा ट्रेंड होंगे, बिल्कुल ट्रेंड पर्सन होंगे जो आर्टरीज़ में इंजेक्शन देना जानते होंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से इजी वे में इंट्रावेनस में आप दे सकते हो, इंट्रा आर्टेरियल आप नहीं दे सकते हो। इसके लिए लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इंट्रा आर्टेरियल रूट को बिना लेट किए हुए, और मैं आपको फिगर के साथ सारे चीज़ फिर से एज यूजुअल, जैसे कि सारे लेक्चर्स हमारे कवर हो रहे हैं, ये भी लेक्चर्स हमारे फिगर के साथ ही कवर होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इंट्रा आर्टेरियल। तो आप देख सकते हो लोकल रूट। ठीक है, इंट्रा आर्टेरियल में पढ़ने जा रहा हूँ मैं, तो इंजेक्शन में आपका लोकल रूट यहाँ ना रख के सिस्टेमिक रूट रखो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आर्टरी में जब वो इंजेक्शन जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे ब्लड में हमारा सर्कुलेट होगा, तो सिस्टेमिक, लोकल नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सिस्टेमिक रूट में हम इंजेक्टेबल में पढ़ने जा रहे हैं आज हमारा 5th नंबर इंट्रा आर्टेरियल। टोटल 4th मैंने कवर कर दिया ऑलरेडी आप लोगों को। ठीक है, सो क्या कह रहा है, द इंट्रा आर्टेरियल, जिसको आईए कह रहे हैं, रूट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू एन आर्टरी। तो आप मेडिकेशन डायरेक्टली किस में पुटअप कर रहे हो, आर्टरी में कर रहे हो। ठीक है, दिस मैथड इज लेस कॉमनली यूज्ड but is important in specific medical situations such as targeted drug delivery or diagnostic procedures. Here are details overview. तो देखो ये इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन जो है हम इस प्रोसीजर का बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बट जैसे कि लेट सपोज किसी एक पेशेंट का किडनी डैमेज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उस पेशेंट का किडनी डैमेज होगा तो आप देख सकते हो कि उसके ब्लड में यूरिक एसिड, यूरिया और भी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का कंटेंट उसके ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि उस वक्त इंजेक्शन लेते हैं, और आर्टरी में जैसे कि रेडियल आर्टरी है ना, थंब की तरफ हमारा रेडियल आर्टरीज होता है, तो रेडियल आर्टरी को पाल्पेट अच्छे तरीके से करके हम इंजेक्शन लेते हैं, और इंजेक्शंस की नीडल को
पाल्पेट करके आर्टरी में पुटअप करते हैं और ब्लड को हम पंक्चर करके ब्लड को हम ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसलिए लेते हैं क्योंकि हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर किसी एक पेशेंट का किडनी डैमेज है तो उसके ब्लड में कितना ज़्यादा यूरिया, कितना ज़्यादा यूरिक एसिड और हार्मफुल वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट उसके ब्लड में बढ़ चुका है। तो उसको नापने के लिए वी डू अ ABG, क्या करते हैं हम लोग, ABG एनालिसिस। ABG का फुल फॉर्म होता है आर्टेरियल ब्लड गैस, ठीक है। तो उसका आर्टरी से हम ब्लड को सैंपल को लेते हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेक हाउ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट आर स्टिल प्रेजेंट इन द पेशेंट विच इज सफरिंग फ्रॉम द किडनी डिजीज। क्लियर है यहाँ तक। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन देखो क्या कह रहा है कि रैपिड डिलीवरी medication injected directly into an artery is immediately delivered to the organs or tissue supplied by that artery, providing rapid onset of action। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जो ऑर्गेन्स को आर्टरी प्रोवाइड कर रही होंगी, जैसे लेट सपोज ये हमारा एक ऑर्गेन्स है, इस ऑर्गेन को आर्टरी जो सप्लाई कर रही होगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्ट इंट्रा आर्टेरियल ही इंजेक्शन दे रहा हूँ। तो ये मेडिकेशन ज़्यादा ना सर्कुलेट करके डायरेक्ट ऑर्गन के पास आ जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक सारे के सारे मेडिकेशंस को ट्रांसपोर्ट होके आर्टरी में ही आने होते हैं और आर्टरी से ऑर्गन में आते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि डायरेक्टली मैंने आर्टरी में ही मेडिकेशंस को डाला, तो उससे क्या होगा कि वो वो जो ड्रग है हमारा आर्टरी से दैट पार्टिकुलर ऑर्गन पे वो आसानी से आ जाएगा। क्या बात यहाँ तक क्लियर हो गया। सो आप इंट्रा आर्टेरियल का काम क्या हो सकता है कि जो टारगेटेड ऑर्गन से वहाँ पे मोड ऑफ एक्शंस, वहाँ पे ड्रग का अप्रोच होना एट दैट पार्टिकुलर ऑर्गन वो फास्टर होगा एज कंपेरिजन टू द अदर रूट्स। क्या बात समझ में आ गया। Targeted therapy allow for targeted drug delivery to specific organ or tissue which can be beneficial in treating localized condition। So suppose करो कि किसी एक पेशेंट का कोई ऑर्गन एक डैमेज है और उस ऑर्गन को हम चाहते हैं कि मेडिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द उसको मेडिकेशन मिले, तो देन वी प्रोवाइड अ इंट्रा आर्टेरियल रूट हम सेलेक्ट करते हैं और मेडिकेशंस को देते हैं ताकि वो ड्रग एज सुन एज पॉसिबल वो पर्टिकुलर ऑर्गन पे पहुंच सके और वहाँ पे वर्क कर सके। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गया आप लोगों को। कॉमन एप्लीकेशन समझते हैं। इंट्रा आर्टेरियल से हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक इमेजिंग भी तैयार करते हैं, जैसे कि यूज्ड इन प्रोसीजर्स लाइक एंजियोग्राफी करने के लिए, where contrast agents are injected into arteries to visualize blood vessels and diagnose conditions। देखो एंजियोग्राफी का मतलब क्या होता है, एंजियो का मतलब ही होता है ब्लड वेसल्स। तो अगर मुझे ब्लड वेसल्स की पिक्चर आउट निकालनी होगी, उसकी ग्राफ निकालनी होगी, दैट इज कॉल्ड एंजियोग्राफी। क्या करते हैं हम इसमें कि एक आर्टरी को, जैसे कि फीमोरल आर्टरी जो थाई रीजन में और फीमोरल एरियाज में फीमोरल आर्टरी जो पाए जाते हैं, या मैंने फीमोरल आर्टरी को सेलेक्ट किया या मैं रेडियल आर्टरी को सेलेक्ट करूंगा, कोई भी एक आर्टरी को मैं सेलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा, एक डाई को इंजेक्ट करूंगा। डाई को इंजेक्ट करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं, कहीं पे कोई रुकावट तो नहीं है आर्टरीज में, जिसके कारण से ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। तो जैसे ही हम डाई को इंजेक्ट करते हैं और अगर डाई पूरा अगर फ्लो हो जा रहा है, इसका मतलब कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, तभी तो वो डाई फ्लो करते चला गया ना। तो हम क्या करते हैं, एक डाई को इंजेक्ट करते हैं ताकि चेक करते हैं कि कोई आर्टरी में ब्लॉकेज है या नहीं। क्योंकि याद करो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता था कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती थी वो नाम है उसका कोरोनरी आर्टरी। सपोज दिस वन इज द हार्ट, इस हार्ट को ब्लड जो सप्लाई करने जा रही है दैट इज कॉल्ड अ कोरोनरी आर्टरी। तो लेट सपोज कि कोरोनरी आर्टरी का जो डायमीटर है वो नैरो हो गया है किसी कारणवश, जैसे कि लिपिड का जमा हो गया हो, दैट इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। तो लेट सपोज किसी कारणवश कोरोनरी आर्टरी का डायमीटर नैरो हो गया हो, ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोरोनरी आर्टरी में ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होगी तो प्रॉपर तरीके से हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, और जब हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिलेगा तो उस केस में
हमें इस्चीमिया होने की संभावना है, यानी कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से अगर हार्ट को नहीं मिल रहा है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ इस्चीमिया ना, और वहाँ पे आप कह सकते हो कि एक तरीके से पेन अराउंड होगा चेस्ट रीजन, ठीक है, ये बात समझना, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? ड्यू टू कंजेशन इन द पाथवे ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के नैरो होने के कारण से ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जा रही है और वो हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिल रहा। तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए वी यूज टू इंजेक्ट अ डाई। आर्टरी को सेलेक्ट करेंगे और आर्टरी को सेलेक्ट करने के बाद हम डाई को इंजेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिरिंज, और वो डाई को फिर हम चेक करते हैं क्या वो डाई सारे रास्ते को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर किसी रास्ते को जाके फॉलो नहीं कर रहा तो इसका मतलब यही होगा कि वहाँ का डायमीटर या तो नैरो होगा या तो कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एंजियोग्राफी। ब्लड वेसल्स की डायमीटर्स को चेकअप करना या उसके कंडीशंस को चेकअप करना, दैट इज कॉल्ड एंजियोग्राफी। क्या बात आप लोग को इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी काम आता है। एम्प्लॉयड इन सर्टेन कैंसर थेरेपी सच एज इंट्रा आर्टेरियल कीमोथेरेपी। कुछ कीमोथेरेपी क्या करते हैं, डायरेक्ट हम इंट्रा आर्टेरियल में डालते हैं, वेयर ड्रग्स आर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द ट्यूमर्स ब्लड सप्लाई। तो क्या होगा कि जो पार्टिकुलर ऑर्गेन्स का ट्यूमर होगा, जो पार्टिकुलर ऑर्गेन्स का कैंसर हो रहा होगा, उस ऑर्गन्स के आर्टरी में अगर हम डायरेक्टली कीमोथेरेपी देंगे तो वो पार्टिकुलर टारगेटेड ऑर्गन पे वो मेडिकेशन जल्दी जाएगा और फास्टर काम करेगा। इमरजेंसी सिचुएशन में अगर काम करना हो, ओकेजनली यूज्ड फॉर अर्जेंट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ सीवियर कंडीशन लाइक एक्यूट लिम्ब इस्चीमिया। अब अचानक से हाथ और पैर में, लिम्ब उसको बोलते हैं, हैंड एंड पैर हमारा, उसमें मान लीजिए कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही होगी। तो क्यों नहीं मिल रही होगी? हो सकता है उसके डायमीटर नैरो हो गए होंगे, तो उसके डायमीटर को जल्दी से बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन ही दे देंगे ताकि वहाँ पे तुरंत काम करे और ब्लड सप्लाई फास्टर हो जाए। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेक्निक्स और इक्विपमेंट्स देखिए कैसे करेंगे हम लोग। ओके, द थर्ड वन इज द टेक्निक एंड इक्विपमेंट्स। कैथेटराइजेशंस। कैथेटराइजेशन का मतलब क्या कह रहा है, टिपिकली अ कैथेटर इज यूज टू एक्सेस द आर्टरी। कैथेटर में बी इंसर्टेड थ्रू अ लार्ज पेरिफेरल आर्टरी सच एज फीमोरल आर्टरी, रेडियल आर्टरी और डायरेक्टली इनटू एन आर्टेरियल साइट। निडल और कैथेटरल साइज। अ लार्ज बोर निडल और कैथेटर इज यूज टू accumulate the flow of medication and to ensure the proper placement. Guidance often performed with the aid of fluoroscopy or other imaging technique to ensure accurate catheter placement. तो कैथेटराइजेशन कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आप आर्टरी में लंबे समय तक ड्रग एडमिनिस्टर करना चाह रहे हो, जैसे इन केस ऑफ इंट्रावेनस में भी क्या कर रहे थे हम, कैनुला को पुटअप कर दे रहे थे। कैनुला को लगा देने से क्या हो रहा था कि जब जब हमें मेडिकेशन देने का मन होगा हम मेडिकेशंस को सिरिंज में लेके आएंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कैनुला हम मेडिसिन को आसानी से इंजेक्ट कर देंगे। बार बार मुझे वेन को पंक्चर करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो उसी तरीके से आर्टरी में भी कैथेटर यानी कैनुला को हम पुटअप कर देंगे कि बार बार आर्टरी को पंक्चर करना ना पड़े और हम मेडिकेशंस को लोड करके समय समय पे हम देते रहेंगे। ठीक है, दैट इज समझ में आया। तो ये टेक्निक्स हो गया हमारा। प्रोसीजर स्टेप्स देखेंगे ज़रा 4th नंबर। पेशेंट्स को प्रिपरेशन करेंगे, आप इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं। साइट को सेलेक्ट करेंगे कि अप्रोप्रिएट आर्टरी कहाँ पे पाल्पेबल है, कहाँ पे आसानी से हम फील कर पा रहे हैं आर्टरी को, वो प्लेस को हम सेलेक्ट करेंगे। या तो फीमोरल आर्टरी को ले सकते हैं या फिर रेडियल आर्टरी को ले सकते हैं। रेडियल आर्टरी मैंने बोला ये थंब के साइड में, यहाँ पे रेडियल आर्टरी, ठीक है। फीमोरल आर्टरी फीमोरल एरियाज में होंगे। इंसर्शन करेंगे, देन आफ्टर वेरिफिकेशन करेंगे, कंफर्म करेंगे कि प्रॉपर प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारा जो आर्टरी में इंजेक्ट कर रहे थे इंजेक्शन को वो प्रॉपर प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ है। जैसे ही आप इंजेक्शंस के नीडल को आर्टरी में डाल दोगे प्रॉपर साइट में जाएगा, वैसे ही ब्लड आना चालू हो जाएगा, क्योंकि यू नो कि आर्टरी में ब्लड की प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू द वेन। तो जैसे ही हमारा निडल पंक्चर करेगा आर्टरीज वाले एरियाज़ को तो उसमें ब्लड आसानी से भरने लग जाएंगे। इससे हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा प्रॉपर साइट आर्टरी का मिल चुका है।
बट वही वेन में इंजेक्शन जाएगा तो अपने आप ब्लड नहीं आएगा इंजेक्शन में, ठीक है, लेकिन इसमें आने लगेगा क्योंकि उसमें तो ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। इंजेक्शंस और मॉनिटर करेंगे, तो आप प्रोसीजर स्टेप्स आप चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडवांटेजेस क्या है इसका, 5th नंबर, पहला है टारगेटेड डिलीवरी। तो अलाउ फॉर टारगेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस टू स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन विच कैन इनहेंस थेरेप्यूटिक एफिकेसी। ऑब्वियस सी बात है, जो नियर बाय ऑर्गन होंगे, जो नियर बाय आर्टरी सप्लाई कर रहे होंगे, अगर मैं उस पार्टिकुलर पोजीशन पे ड्रग को प्रोवाइड करूँगा तो थेरेप्यूटिक पर्पज से ज़्यादा अच्छा है ना कि जल्दी काम करेगा। वो समझ में आ रहा है, वो मेडिकेशंस उस ऑर्गन के पास जाके प्रॉपर तरीके से फास्ट काम करेगा। क्लियर है, रैपिड एक्शन करेगा। नाउ द 6th नंबर इज डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके। ऑब्वियस ये बात है, जब इसके एडवांटेजेस होंगे तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। कॉम्प्लेक्सिटी कहने का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला था, एक ट्रेंड पर्सन चाहिए इसको करने के लिए। रिक्वायर्स एडवांस टेक्निकल स्किल एंड इक्विपमेंट्स ऑफन नेसेसिटिंग इमेजिंग गाइडेंस। इन्फेक्शन रिस्क, इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एट द इंसर्शन साइट और विद इन द आर्टेरियल सिस्टम। वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि मान लो कि कभी तुमने ड्रग का डोज काफ़ी ज़्यादा हाई करके और आर्टरी में प्रोवाइड कर दिया, तो वो आर्टरी का जो नियर बाय ऑर्गन्स होगा उस ऑर्गन को ज़्यादा मेडिकेशंस मिलने लग जाएंगे, जिसके कारण से ऑर्गन की टॉक्सिसिटी हो जाएंगे या फिर ऑर्गन फेल भी हो सकते हैं ज़्यादा डोज ऑफ ड्रग होने के लिए। तो इसीलिए तो इंट्रा आर्टेरियल जब कोई ड्रग देते हैं ना, तो डोजेज़ का और प्रॉपर तरीके से साइट का भी प्रॉपर तरीके से हम देख लेते हैं कि ये कंसिक्वेंसेस क्या होगा अगर ये डोज ज़्यादा चला जाएगा तो। क्लियर है यहाँ तक। पेन और डिस्कम्फर्ट, ऑब्वियस ही बात है कि इंट्रा आर्टेरियल जब आप इंजेक्शन देते हो तो काफ़ी ज़्यादा पेन का भी सामना करना पड़ता है पेशेंट को, और उसके कारण से डिस्कम्फर्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं पेशेंट को। क्या यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आया? अगर आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आया तो प्लीज़ मेक अ लाइक, ओके, और चैनल को आगे की तरफ फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आफ्टर केयर आप खुद से पढ़ सकते हो, क्या होगा आफ्टर केयर। एज यूजुअल जितना भी मैंने इंजेक्शन वाला पार्ट पढ़ा ना, इंजेक्टेबल पार्ट, उसी तरीके से आफ्टर केयर आप पढ़ सकते हो। मॉनिटरिंग, साइट केयर, पेशेंट इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें जो है आप इजीली से पढ़ सकते हो। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइट फॉर इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन। अगर हम इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन दे रहे हैं तो कौन कौन सी साइट होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि रेडियल आर्टरी होगा रिस्ट वाले एरियाज़ में। रेडियल आर्टरी का फिगर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये फिगर आप देखिए। ठीक है, थंब रीजन में ये देख रहे हो, ये हमारा रेडियल आर्टरी है। कोई भी प्रोसीजर करने के लिए क्या करेंगे हम कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमारा ये हमारा इस एरिया को हम लोग बोलते हैं कलाई वाली बोन्स, दैट इज कॉल्ड अ कार्पेल बोन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कार्पेल बोन। और यू नो कार्पेल बोन टोटल 8 होते हैं। तो इस कार्पेल बोन को हम क्या करते हैं, एक नीचे में पिलो या फिर ज़्यादा हैवी पिलो नहीं या टॉवल रख के हम इसको सपोर्ट ऐसे कर देते हैं, ताकि प्रोसीजर करते वक्त वो हिले डुले ना। ठीक है, देख सकते हो कि जो आपने इंजेक्शन इंसर्ट किया वो 30 से 45 डिग्री पे हमारा, तो देख सकते हो डायरेक्ट आर्टरी में इंजेक्ट किया गया, ये रेडियल आर्टरी हो गया। ठीक है, दूसरा फिगर आप देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ, एक मिनट रुक जाओ, पॉइंट पे आते हैं पहले, उसके बाद दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं ब्रैंकियल आर्टरी क्या होता है। ब्रैंकियल आर्टरी में कैसे हम इंसर्ट करते हैं अपर आर्म में। ठीक है, ब्रैंकियल आर्टरी फिगर देखो, यहाँ पे देख सकते हो, दिस वन इज कॉल्ड अ ब्रैंकियल आर्टरी। कहाँ पे? फिगर में दिखा रहा हूँ, देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस वन इज कॉल्ड द ब्रैंकियल आर्टरी। क्या बात समझ में आ गया? और यहाँ आपको दिख रहा होगा ये थंब की तरफ जो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ रेडियल आर्टरी, और जो हमारा लिटिल फिंगर की तरफ है दैट इज कॉल्ड अ अल्ना आर्टरी। देख रहे हो ये वाला लिटिल फिंगर की तरफ जो वेन था वो याद करो बेसिलक वेन था। क्या था? बेसिलिक वेन था।
लिटिल फिंगर है ना, फिंगर की तरफ, ये वेन की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आर्टरी पूछे तो क्या होगा, अल्नर आर्टरी। क्या क्लियर है? अगर मैं थंब के तरफ की बात करता हूँ तो थंब के तरफ आर्टरी कौन सा होगा, तो रेडियल आर्टरी। वेन कौन सा होगा, सिफेलिक वेन। क्या याद आ रहा है? तो आप देख सकते हो ब्रैकियल आर्टरी आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर है हमारा फीमोरल आर्टरी। साइट हमारा देखो फीमोरल आर्टरी, अब देख सकते हो ये वाला हमारा देख रहे हो, ये जो बड़ा सा ये जो निकला हुआ ना, दैट इज कॉल्ड अ फीमोरल आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि फीमोरल आर्टरी कैसे हैं, यहाँ पे भी देखो है ना, तो दैट इज कॉल्ड अ फीमोरल आर्टरी। तो आप देख सकते हो कि मैंने टोटल 3 पाथवे के आपको अच्छे तरीके से बात कर लिए। पहला किसका मैंने बात किया, रेडियल आर्टरी के। रेडियल आर्टरी के लोकेशंस, यूजेज, कंसिडरेशन आप खुद से पढ़ सकते हो, बिल्कुल समझ में आएगा। ब्रैकियल आर्टरी के लोकेशंस, यूजेज और कंसिडरेशन देख सकते हो। फीमोरल आर्टरी का तीसरा का मैंने बात किया ग्रोइन एरियाज़ में, ये भी मैंने आपको फिगर दिखा दिया है। इसके भी आप लोकेशन, यूजेज एंड कंसिडरेशन आप इजली से पढ़ सकते हो। आगे, नाउ द फोर्थ वन इज दैट इज कॉल्ड अ कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी दिखाता हूँ मैं, और नेक्स्ट है हमारा एक्सिलरी आर्टरी जो कि आर्मपिट एरियाज में होते हैं। तो मैं दोनों को फिगर दिखा रहा हूँ। कैरोटिड आर्टरी को पहले देखो, यहाँ जो आप 4th नंबर देख रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड अ कैरोटिड आर्टरी। कहाँ पे होते हैं कैरोटिड आर्टरी, मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये हमारा है ये वाला, एंड दैट इज कॉल्ड द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्या बात समझ में आ गया? कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो 2 भाग में बटेगा। एक तो होगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और एक होगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, साफ साफ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, कॉमन carotid arteries are classified as, that is called external carotid artery और दूसरा है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो आपने देख लिया कॉमन कैरोटिड आर्टरीज, क्लियर है यहाँ तक। और ये जो हमारा क्लेविकल बोन है, ये वाला एरियाज, एक मिनट फिगर चेंज करो पेन, ये हमारा क्लेविकल बोन है ना, यहाँ पे जो जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सब क्लेवियन आर्टरीज। ठीक है, देखो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो वो 2 होते हैं, एक तो राइट के तरफ जाएगा, दैट इज कॉल्ड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। जो लेफ्ट की तरफ जाएगा उसको बोलेंगे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो एक हमारा जो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज है ना, ये भी 2 तरीके के हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी ब्रांच बटेंगे ना। एक राइट वाले होंगे और एक लेफ्ट वाले होंगे। तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट के भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में कन्वर्ट होगा और इंटरनल में भी, तो लेफ्ट के भी वैसे ही होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर देखो फिगर, दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी। तो आप देख सकते हो एक्सिलरी, ये हमारा आर्मपिट एरियाज है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो है ना, ये वाला हमारा आर्टरीज है। इस आर्टरी को हम लोग बोल रहे हैं एक्सिलरी आर्टरी, आर्मपिट। यहाँ पे आप देख सकते हो इंजेक्टेबल है। तो मैंने टोटल आपको इंट्रा आर्टरियल कहाँ कहाँ उसके रूट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ साइट है, वो मैंने बता दिया, जैसे कि फीमोरल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, आपके ब्रैकियल आर्टरीज, और लास्ट मैंने आपको कराया अभी एक्सिलरी आर्टरीज। तो मैंने टोटल 5 आपको जो है करा दिए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को भी आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं, इसके लोकेशंस, इसके यूजेज, इसके कंसिडरेशन, और एक्सिलरी के भी लोकेशन, यूजेज और कंसिडरेशन यू कैन ईजिली रीड इट आउट। ठीक है, बात समझ में आ जाएगी।
बात समझ में आ जाए कि मतलब कहने का पीछे मतलब मेरा राज ये है कि आप पढ़ के देखो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। मैंने एक्सप्लेनेशन फिगर के साथ और पॉइंट्स मैंने पढ़ के आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पेशल कंसिडरेशन आप देखें ज़रा। इंट्राआर्टेरियल इंजेक्शंस कैरी सिग्निफिकेंट रिस्क इंक्लूडिंग आर्टेरियल स्पाज्म होने की डर है, मतलब कि आर्टरीज सिकुड़ सकते हैं। थ्रोम्बोसिस होने का है, मतलब कि वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो सकते हैं। इम्बोलिज्म हो सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करके आर्टरी के अंदर में ही रह जाएगा। थ्रोम्बोसिस का मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग होना, ठीक है, और इम्बोलिज्म का मतलब कि क्लॉट होके वो अंदर में ही रिवॉल्व करना, ठीक है। टिश्यू यहाँ के डैमेज हो सकते हैं ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ आर्टेरियल ब्लड। तो आप देख सकते हो ना, ये सब कंसिडरेशन है कि बार बार अगर आप इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शंस देते हो तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। टेक्निक, प्रॉपर टेक्निक एंड मॉनिटरिंग्स आर क्रिटिकल टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड दीज प्रोसीजर्स आर टिपिकली परफॉर्म्ड इन अ हॉस्पिटल सेटिंग अंडर द स्टेराइल कंडीशन। तो आप इस प्रोसेस को हॉस्पिटल सेटिंग में ही प्रोसीजर को फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इक्विपमेंट्स होंगे तो वहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से ये गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सिलरी आर्टरी का मैं पढ़ देता हूँ। द एक्सिलरी आर्टरीज रन्स थ्रू द आर्मपिट एरिया। यूजेस क्या, लेस कॉमनली यूज्ड बट कैन बी एन ऑप्शन फॉर इंट्रा आर्टेरियल एक्सेस स्पेशली इन केस वेयर देयर अदर साइड्स आर नॉट विजुअल। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। फिगर भी आपका क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। आर्टरीज का बढ़िया से ध्यान देखें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट रूट इंजेक्टेबल में, और वो इंट्राथीकल, जिसको आईटी कह रहे हैं। ये 6 नंबर है हमारा। इसी को हम लोग लंबर पंक्चर भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया के नाम से भी जानते हैं। स्पाइनल, ठीक है। स्पाइनल एनेस्थीसिया एक तरीके का रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर में आता है। रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर में सब कैटेगराइज होते हैं। तो जब मैं एनेस्थीसिया का पार्ट बताऊंगा ना कि रीजनल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया कैसे कैसे दिए जाते हैं, और पेरिफेरल और सेंट्रल, तो वो सारे जब मैं बताऊंगा तो डिटेल से, तो काफ़ी बेहतर आपको मज़ा आएगा उसमें। तो घबराना नहीं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे एनेस्थीसिया का। हालांकि जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अभी इंजेक्टेबल का ही बात हो रहा है, इंट्राथीकल की बात कर रहा हूँ मैं। और इंट्राथीकल का मतलब होता है लंबर पंक्चर बोलो या स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलो, या उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया इज अ पार्ट ऑफ अ रीजनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलो या फिर लंबर पंक्चर बोलो, हम क्या करते हैं इसमें, सब एरेक्नॉइड स्पेस में इंजेक्शन देते हैं। याद रखना, सब एरेक्नॉइड स्पेस में इंजेक्शन देते हैं। एंड यू नो वेरी वेल कि सब एरेक्नॉइड स्पेस में ही आपका CSF होता है। क्या होता है यहाँ पे, CSF होता है। CSF का मतलब आपको पता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को सिटिंग पोजीशन में बैठाते हैं या फिर लेफ्ट लेटरल रिकम्बिनेंट पोजीशन में लेटाते हैं पेशेंट को, और उसके बाद क्या करते हैं कि हम एक इंजेक्शन लेते हैं, और एडल्ट में और बच्चों में अलग अलग साइट को हम डिसाइड करते हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी इतना आप समझ लीजिए कि एडल्ट में, एडल्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर 1 L1 तक ही स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाते हैं। तो एडल्ट के केस में हम क्या करते हैं, L3 और L4 के बीच में इंजेक्शंस को डालते हैं और सब एरेक्नॉइड स्पेस तक घुसाते हैं। उसके बाद हम मेडिकेशंस को हम देते हैं ताकि वो मेडिकेशन सब एरेक्नॉइड स्पेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाके वो अपना इफेक्ट दिखा सके और वो पेशेंट को एनेस्थीसिया दे पाए, एनाल्जेसिया के तरह तौर पे, या एनेस्थीसिया प्रोवाइड करना होगा। तो एनाल्जेसिया का मतलब है कि पेन किलर, और एनेस्थीसिया का मतलब है कि सुन करना, और उसके साथ साथ बहुत सारे सर्कमस्टांसेस को भी लेके चलते हैं। सो बात समझ में आ गया।
तो इंट्राथीकल का मतलब ही होता है आपका लंबर पंक्चर करना, और लंबर पंक्चर कहने का मतलब क्या हो गया हमारा, स्पाइनल एनेस्थीसिया देना। एंड स्पाइनल एनेस्थीसिया इज अ पार्ट ऑफ अ रीजनल एनेस्थीसिया, जो कि हम क्या करते हैं, एक इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं इनटू द सब एरेक्नोइड स्पेस, और जैसे ही इंजेक्शन सब एरेक्नोइड स्पेस में जाता है तो वहाँ पे ढेर सारा CSF होता है, और उसी CSF में हम मेडिकेशंस को पुटअप कर देते हैं। जैसे ये मेडिकेशंस को पुटअप करते हैं इनटू द सब एरेक्नोइड स्पेस वेयर देयर इज अ फील्ड ऑफ अ CSF, वो मेडिकेशन CSF के साथ मूव करता है और पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सर्कुलेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस एनेस्थीसिया। समझ में आ रहा है, एक सेंट्रल होता है, एक पेरिफेरल होता है। तो ये सेंट्रल वाला हुआ कि विद द हेल्प ऑफ CSF वो पूरे के पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मेडिकेशंस वो दौड़ेगा और वो मेडिकेशन प्रॉपर तरीके से काम करते चलेगा। आई होप सो इतना बात समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, जब एनेस्थीसिया पर होगा तो आपको एक एक चीज़ बढ़िया से क्लियर कराऊंगा विद द फिगर, ये मेरी गारंटी रही। और उसके बाद आप देखना डैम श्योर गारंटीड होगी कि एनेस्थीसिया वाले टॉपिक में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी कि सर लंबर पंक्चर क्या होता है, सर स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होता है, सर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या होते हैं, सर काउडल एनेस्थीसिया क्या होते हैं। ये सारे 3 एनेस्थीसिया होते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक होते हैं आपके एपिड्यूरल, एक होते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, एक होते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, एक होते हैं काउडल। ये 3 तरीके का आपको एनेस्थीसिया देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं अभी, लंबर पंक्चर बोलते हैं ना। ये इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंट्राथीकल बोल रहे हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया को नोट इट, इसको क्या यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गया। तो एडल्ट के केस में L3 और L4 के बीच में देते हैं, ठीक है। लेकिन चाइल्ड के केस में, बच्चों के केस में हमारा जो है वो L4 से L5 के बीच में रहेगा हमारा, ठीक है। लंबर पंक्चर करेंगे हम लोग। या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया। क्यों सर ये पोजीशन दोनों में चेंज हो रहे हैं, इसका रीज़न मैं आपको एनेस्थीसिया वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, क्योंकि सारे चीज़ अगर मैं एक ही जगह पे डिस्कस करने लगूंगा तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी हो जाएगा और टाइम टेकन भी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब पढ़ सकते हैं, इस पॉइंट को समझ में आएगा, ठीक है। द इंट्राथीकल IT रूट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग मेडिकेशन इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बताया था मैंने कि विद द हेल्प ऑफ अ सब एरेक्नोइड स्पेस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाएगा विद इन द सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर डिलीवरिंग ड्रग्स डायरेक्टली टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो डायरेक्ट किसमें ब्लड हमारा ड्रग जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। बाय पासिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर, हेयर्स अ डिटेल्ड ओवरव्यू। फर्स्ट हमारा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शंस, तो क्या होगा हमारा डायरेक्ट CNS डिलीवरी है ना। डायरेक्ट हमारा ड्रग कहाँ जाएगा, CNS में प्रोवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF में डाल रहे हैं ना, तो CSF तो सब जगह सर्कुलेट करेगा, तो इसलिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सभी जगह चले जाएंगे। मेडिकेशन इज डिलीवर्ड डायरेक्टली इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अलाउइंग फॉर हाई लोकल कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रैपिड इफेक्ट काम करेगा ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द CSF। मेडिकेशन कैन एक्ट क्विकली ऑन द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन प्रोवाइडिंग रैपिड थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स। तो ये प्रॉपर तरीके से और फास्टर काम करेगा। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा कॉमन एप्लीकेशंस में देखो,
पेन मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, एनेस्थीसिया एनाल्जेसिया का भी काम करता है ना, एनाल्जेसिया का मतलब होता है पेन किलर। अरे हम किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं क्यों हैं? ताकि उसको दर्द ना हो ड्यूरिंग द सर्जिकल ऑपरेशन। यूज्ड फॉर क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट स्पेशली इन केसेस वेयर ओरल और सिस्टेमिक मेडिकेशंस आर इनइफेक्टिव और कॉज इनटॉलरेटेबल साइड इफेक्ट। वैसे पेशेंट में जो ओरली मेडिकेशन नहीं ले सकते हैं और अगर ले भी रहे हैं तो हो सकता है कि उसको बहुत सारी साइड इफेक्ट उसको ओरल में देखने के लिए मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं वैसे केस में हम मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इंट्राथीकल रूट, और वी कैन से स्पाइनल एनेस्थीसिया, और वी कैन से लंबर पंक्चर्स। ठीक है, एनेस्थीसिया देखो क्या लिखा है, एडमिनिस्टर्ड फॉर रीजनल एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी सच एज इन स्पाइनल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो मैंने बताया था कि एक तरीके का स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है और एक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, स्पाइनल एनेस्थीसिया सब एरेक्नोइड स्पेस में पड़ता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया हम किस में डालते हैं? सब एरेक्नोइड स्पेस में डालते हैं, ये याद रखना। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की, तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का मतलब हो गया कि ड्यूरामेटर के ऊपर में, एबव द ड्यूरामेटर। ठीक है, याद करो ड्यूरामेटर, पायामेटर और ये 3 लेयर होते हैं ना। सबसे ऊपर वाला, एक मिनट, सबसे ऊपर वाला हमारा क्या होगा? ड्यूरामेटर। ठीक है, दूसरा हमारा होगा, एक मिनट, एरेक्नोइड मैटर, और नीचे लेयर होगा हमारा पायामेटर। तो पायामेटर जो हमारा वो इनर मोस्ट है भाई। ठीक है, आप याद रखना एपिड्यूरल का मतलब है कि ड्यूरामेटर के ऊपर, ये हमारा होगा एपिड्यूरल स्पेस। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर स्पेस दिख रहा है आपको तो बहुत बढ़िया। ड्यूरामेटर के ऊपर को हम लोग बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। तो यहाँ पे जब हम इंजेक्शन देते हैं दैट इज कॉल्ड अ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ठीक है, और आप देख सकते हो कि एक मिनट रुक जाना, एक मिनट, ये जो आप देख रहे हो ड्यूरामेटर और पायामेटर के बीच का ये जो हमारा डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये दोनों के बीच का हम लोग स्पेस को बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। तो जब सब एरेक्नोइड स्पेस में इंजेक्शन जाते हैं दैट इज कॉल्ड आपका क्या होगा? स्पाइनल एनेस्थीसिया होगा। और अगर ड्यूरामेटर के ऊपर जाएगा तो हमारा क्या होगा? वो एक मिनट, एपिड्यूरल स्पेस में अगर जा रहा है तो हमारा वो होगा क्या? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ना। और सब एरेक्नोइड स्पेस में जा रहा है तो ठीक है, तो क्या होगा हमारा? स्पाइनल एनेस्थीसिया।
सो आई होप सो आपको इतना बेटर तरीके से समझ में आया होगा। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया हम कहाँ देते हैं, सबएरेक्टिनोइड स्पेस में, और एपिड्यूरल जो है एबव द ड्यूरामेटर देते हैं। मैंने आपको फिगर से भी समझा दिया, ठीक है। कीमोथेरेपी कॉमन एप्लीकेशन और डायग्नोस्टिक पर्पज़, ये आप उसके बाद पढ़ सकते हैं, या मैं एक बार करता हूँ, क्या पढ़ देता हूँ मैं इसको, रुक जाओ, डरना नहीं है, मैं सारे पॉइंट्स को कवर कराऊंगा, सारे चीज़ अच्छे तरीके से कवर कराते चलूँगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारा पॉइंट्स समझ में आए, ठीक है। आप देख सकते हैं कीमोथेरेपी में क्या लिखा है कि एम्प्लॉयड इन सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट टू डिलीवर कीमोथेरेपी एजेंट डायरेक्टली टू द सीएनएस सच एज इन ल्यूकेमिया और लिम्फोमा ट्रीटमेंट। अगर किसी पेशेंट को ब्लड कैंसर हो रखा है या फिर लिम्फोमा हो रखा है, ठीक है, लिम्फ नोड का जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लिम्फोमा हमारा जो है, एक मिनट रुक जाओ, लिम्फोमा ये हमारा लिम्फ नोड है ना, या लिम्फ का हमारा जो है कैंसर। ल्यूकेमिया जो हमारा हो गया वो WBC का कैंसर, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर भी सिंपली कहते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को ब्लड कैंसर है या फिर लिम्फोमा है, तो उस केस में अगर मुझे ट्रीटमेंट करना होता है तो फास्ट ऑफ एक्शन काम करे, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मेडिकेशंस को प्रोवाइड करूँगा। हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया के थ्रू दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंट्राथिकल। डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो सबएरेक्टिनोइड स्पेस में अगर हम इंजेक्शन डालेंगे तो हम दवाई तो डालते हैं, दवाई ना डाल के हम क्या करेंगे कि प्लंगर को पीछे की ओर जब पिस्टन को खींचेंगे तो CSF हमारा सिरिंज में आ जाएगा, और ये CSF को लेके हम टेस्ट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि क्या इस पेशेंट्स को कोई इन्फेक्शंस तो नहीं, क्या इस पेशेंट को मेनिंजाइटिस तो नहीं, क्योंकि मेनिंजाइटिस टेस्ट तभी किया, मेनिंजाइटिस टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, CSF को सब एरेक्टिनोइड स्पेस से हम क्या करते हैं, नीडल डालते हैं, और सब एरेक्टिनोइड स्पेस में नीडल को डालने के बाद हम CSF को ले लेते हैं और उसके बाद जांच करते हैं कि क्या मेनिंजाइटिस इसको है या नहीं, ठीक है। तो कोई भी उसके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन से वायरल है, बैक्टीरियल है, उसको भी चेक करने के लिए वी यूज टू ड्रॉ द CSF और वी ट्राई टू एस्टिमेट और डायग्नोज द बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन इन दैट पर्टिकुलर पेशेंट। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेक्निक्स और इक्विपमेंट्स क्या देख लो, ये मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, बस आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखो नीडल और कैथेटर की बात कह रहा है, फिर से वही बात है, A specialized needle or catheter is used to access the subarachnoid space, ठीक है। Commonly used needle include spinal needles with gauge size approximately, तो याद रखना उस नीडल को हम लोग स्पाइनल नीडल कहते हैं, क्योंकि इसके नीडल थोड़े मजबूत होते हैं। नॉर्मली नीडल अगर यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो तो टूट ही जाएगा, बहुत ज़्यादा पतली होती है ना। तो जो स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल एनेस्थीसिया जब देते हैं हम लोग, तो जब हम पंक्चर करते हैं तो उस वक्त वो जो नीडल होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है और थोड़ा थिक होता है, ठीक है। नीडल इंसर्शन क्या बोल रहा था, L3 और L4 और या फिर L4 से L5, L4 से L5 किस में होगा, चाइल्ड में, और L3 से L4 एडल्ट में। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा है। पोजिशनिंग क्या करोगे, द पेशेंट इज यूजुअली पोजिशन इन अ लेटरल डिक्यूबाइटस पोजीशन लाइंग ऑन देयर साइड, मतलब एक करवट लेके सोना, उस केस को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिक्यूबाइटस, ठीक है। और सिटिंग विथ देयर बैक कर्व्ड और वाइडन द इंटरवर्टिब्रल, तो इस तरीके से हम झुक जाते हैं इस तरीके से, ताकि स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस है वो स्पेस खुल जाए, और जब स्पेस खुल जाएगा तो इंजेक्शन हमारा प्रॉपर तरीके से जा पाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो पाया। आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर स्टेप्स देख लो, 4th नंबर। प्रिपरेशन करेंगे पेशेंट को, साइट सिलेक्शन करेंगे, साइट मैंने बता दिया कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्लीन करेंगे उस एरिया को, नीडल इंसर्ट करेंगे, उसके बाद वेरीफाई कैसे करेंगे कि वहाँ प्रॉपर सब एरेक्टिनोइड स्पेस में गया। इंजेक्शन हमारा उसको बोलते हैं स्पाइनल इंजेक्शन, ये हमारा जब सब एरेक्टिनोइड स्पेस में जाएगा
तो जैसे ही सब एरेक्नोइड स्पेस में जाएगा तो गया कि नहीं प्रॉपर तरीके से पता कैसे चलेगा, CSF आ जाएगा हमारा सिरिंज में। क्योंकि याद करो, याद क्या मतलब स्पाइनल एरियाज में CSF का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, मतलब हाई वॉल्यूम होता है। तो जैसी सिरिंज हमारा सब एरेक्नोइड स्पेस में जाएगा वैसे ही CSF उस सिरिंज में आ जाएगा, जिसके कारण से ये पता चल जाएगा कि हाँ ये इंजेक्शन प्रॉपर साइट पे चला गया। फिर इंजेक्शन जो आपको मेडिकेशन देना है वो दे सकते हो आप CSF में, और कॉम्प्लिकेशन अगर कोई होगा तो आप अवॉइड ही करो। जैसे किसी पेशेंट को BP हमेशा लो ही रहती है, हाइपोटेंशन का है, तो उस केस में आप पेशेंट को कभी भी स्पाइनल एनेस्थीसिया मत ही देना। या फिर जिस पेशेंट को वोमिटिंग हो रहे हैं उस पेशेंट को आप अवॉइड करो स्पाइनल एनेस्थीसिया को। क्या बात समझ में आ रहा है? या फिर अगर पेशेंट रिफ्यूज़ कर रहा है, पेशेंट मना कर रहा है, तो भी आप स्पाइनल एनेस्थीसिया देने से आप रोक सकते हो। क्या बात यहाँ तक क्लियर है? तो मैं जब आपको एनेस्थीसिया बताऊंगा ना, और ख़ास करके स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो डिटेल्ड में बताऊंगा कि कैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, कैसे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और कैसे काउडल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा विथ डिटेल, क्रिस्टल क्लियर करूंगा एक एक चीज़ को विथ अ फिगर, एक्सप्लेनेटरी के तरीके से, पूरा प्रॉपर तरीके से। सो आप घबराइए मत, और वो सेशन जल्दी आने वाला है। आई थिंक सो 3 से 4 दिन के अंदर में वो एनेस्थीसिया का जो कैसे दिया जाता है प्रोसीजर, वो 3 से 4 दिनों में एक अच्छा सीरीज लाने वाला हूँ, और 2 से 3 लेक्चर्स में मैं पूरी आपकी कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? और 6th हमारा डिसएडवांटेजेस क्या है? तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, एडवांटेजेस को देखते हैं। तो टारगेटेड डिलीवरी कहने का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट, चलो ठीक है ना। प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू द CNS अलाउइंग फॉर हाई लोकल ड्रग कंसंट्रेशन एंड रिड्यूस सिस्टेमिक साइड इफेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट ड्रग हमारा कहाँ चला गया, CSF में चला गया। तो जहाँ जिस ऑर्गन को, पार्टिकुलर ऑर्गन को जो ड्रग को रिक्वायरमेंट होगी, वो ड्रग हमारा प्रॉपर तरीके से उस जगह पे चला जाएगा, बिना कोई इधर उधर डेविएट किए हुए ड्रग को, तो जल्दी काम करेगा। रिड्यूस्ड ब्लड ब्रेन बैरियर इम्पैक्ट, बाईपास द ब्लड ब्रेन बैरियर मेकिंग इट यूजफुल फॉर ड्रग। देखो, ब्लड ब्रेन बैरियर कहने का मतलब क्या होता है, बैरियर मतलब रुकावट, ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब ये एक ऐसा रुकावट होता है जिसके कारण से मेडिकेशन हमारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं पहुंच पाता। क्योंकि देखो, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में खास करके ब्रेन के पास ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं। जैसे ब्रेन के पास यहाँ पे देखो क्या होते हैं, BBB ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं, जिसके कारण से हम कोई भी मेडिकेशन खाते हैं ना, तो ये बैरियर के कारण से कोई भी ड्रग हमारा ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अगर सोचो कि कोई मेडिकेशन मुझे ब्रेन तक पहुंचाना ही है, और अगर ओरली दवाई खाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ड्रग हमारा ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ब्रेन के पास BBB है, ब्लड ब्रेन बैरियर है, एक कवच पहले से बैठा हुआ है। आप जो भी मेडिकेशंस ओरली, इंट्रावेनसली या कोई भी रूट से ले रहे हो, वो ड्रग खास करके याद रखना हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि वहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर बैठा हुआ है। वो क्या करती है कि जो भी मेडिकेशन ब्रेन के पास आना चाहती है उसको वो रोक देती है। लेकिन जब हम किसी एक पार्टिकुलर ड्रग को CSF में ही डाल देंगे, तो फिर वो ब्लड ब्रेन बैरियर उसको रोक नहीं पाती है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो वो मेडिकेशन हमारे ब्रेन तक पहुंच पाएगी, और अगर मुझे कोई मेडिकेशन को ब्रेन तक पहुंचानी थी तो हम उसमें सक्सेसफुल हो गए। क्लियर? डिसएडवांटेजेस क्या है? तो इन्फेक्शन होने की चांसेस है, ब्लीडिंग होने की भी ज़्यादा चांसेस है। सपोज करो कि आपने निडल डाला और प्रॉपर तरीके से ना लग के गलत जगह पे लग गया, कोई आर्टरी पंक्चर हो गया, तो ब्लीडिंग हो सकता है ना। और ब्लीडिंग होगा तो वहाँ पे हेमोटोमा हो सकते हैं, मतलब कि अगर ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग निकलेंगे तो आफ्टर सम टाइम्स वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाएगा। और जब क्लॉटिंग होगा स्पाइनल कॉर्ड के रीजन के पास, तो आपको मेडिसिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिजीज़ आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ कॉल्ड अ पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया का मतलब है कि हमारा
पूरा वो एरिया क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, सुन पड़ जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब ब्लड बहुत ज़्यादा निकलेगा जिसके कारण से ब्लड का क्लॉटिंग बनता है, और वो क्लॉटिंग क्या करता है, हमारा स्पाइनल नर्व को कंप्रेस करता है, और स्पाइनल नर्व को जब कंप्रेस करता है तो उस वक्त स्पाइनल नर्व का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तरीके से काम नहीं कर पाएगा, और उस वक्त हमें पैरालिसिस होने की संभावना हो जाती है। तो देखो एक चीज़ से कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई, ठीक है। हेडेक डिसएडवांटेजेस किसी किसी को अगर जाता है तो पोस्ट पंक्चर हेडक्स और कॉमन, क्योंकि CSF लीकेज होता है ना, जिसके कारण से थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है, जिसके कारण से हेडक होते हैं, ठीक है। क्योंकि CSF क्या करते हैं आपके हमारे ब्रेन के ये इसको बैलेंस को मेंटेन करते हैं ना हमारे, है ना। नर्व इंजरी होने का भी डैमेज है, तो जब नर्व इंजरी अगर हो जाएगा तो समझो कि पैरालिसिस होना तो लाजमी है। दैट इज कॉल्ड इन केस ऑफ अ पैराप्लेजिया। क्लियर है? नेक्स्ट, आफ्टर केयर क्या क्या करोगे खुद से पढ़ सकते हो आप। मॉनिटरिंग करोगे, पेशेंट इंस्ट्रक्शन, साइट केयर, ये सब ब्ला ब्ला, है ना। साइट फॉर इंट्राथिकल इंजेक्शन, कहाँ कहाँ साइट आप देख सकते हो। तो पहला साइट है लंबर रीजन, L3 से L4 या फिर L4 से L5 में। तो जाहिर सी बात है L से लंबर होता है, इसलिए हमने ना ये नाम दे दिया क्या, लंबर रीजन, ठीक है, जिसको हम लोग इंटरवर्टेब्रल स्पेस बोल रहे हैं। तो कैसे, लोकेशन, यूजेस और कंसिडरेशन आप खुद पढ़ सकते हो। मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। एक मिनट, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो। इस फिगर को आप देखो, क्या बोल रहा है, लंबर रीजन L3 से L4 या फिर L4 L5 इंटरवर्टेब्रल रीजन में। आप देखो क्या हुआ। अगर मैं इस फिगर को जूम करूं तो ज़रा इस फिगर को देखिए, ये आप देख सकते हो, ये जो हमारा स्पाइनल निडल है, ये क्या हमारा, ये स्पाइनल निडल आप देख सकते हो। ये जो हमारा येलो कलर का दिख रहा है ना, ये हमारा अंदर में ये दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड है हमारा। वो क्या है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड तो हमारा एडल्ट में L1 के पास ही ख़त्म हो जाता है। कभी भी आप एनेस्थीसिया देते हो तो स्पाइनल कॉर्ड में नहीं देते हो, जब स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है उसके नीचे वाले जगह पे देते हो। ये पहला बात इंपॉर्टेंट याद रखना। ऐसा नहीं कि इंजेक्शन लिया और मैंने स्पाइनल कॉर्ड में ही डाल दिया, नहीं। स्पाइनल एनेस्थीसिया कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप इंजेक्शन स्पाइनल कॉर्ड में दे रहे हो। स्पाइनल कॉर्ड एडल्ट में L1 में ही ख़त्म हो जाता है, नंबर 1 में ही ख़त्म हो जाता है। आप इंजेक्शन कहाँ डाल रहे हो, L3 से L4 या फिर L4 से L5 में डाल रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है L3 से L4 और L4 से L5 वाले रीजन में स्पाइनल कॉर्ड तो होता ही नहीं है, तो आप उस रीजन में स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हो। क्या बात समझ में आया? तो स्पाइनल एनेस्थीसिया कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप इंजेक्शन स्पाइनल कॉर्ड में डाल रहे हो। स्पाइनल कॉर्ड में डालोगे तो भाई डैमेज हो जाएगा, पेशेंट ऐसे ही पैरालिसिस में चला जाएगा। सो याद रखना, एडल्ट में L1 रीजन के पास स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता है, और जहाँ स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है उसके बाद L3 से L4 या फिर L4 से L5 रीजन को सेलेक्ट करके हम नीडल को डालते हैं और सब रेकनवाइड स्पेस में जाते हैं, और उसके बाद ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। क्या बात आप समझ में आ गया? तो आप देख सकते हो नीडल हम लोगों ने नीचे डाला, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे खत्म हो गया। इस रीजन पे देख रहे हो, इस रीजन पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो चुकी है, लेकिन नीचे में नीडल डाले हुए हैं। और देखो नीडल जो है हमारा, ये दो, जो एक तो नीडल हमारा चला गया इसमें, अंदर चला गया, पूरा अंदर गया, जिसको हम लोग बोलेंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया। क्या बोलेंगे इसको जब पूरा अंदर चला जाएगा? स्पाइनल एनेस्थीसिया। और स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ पे पड़ता है? तो आपको ये मैंने स्पेस बता दिया था, मैं थोड़ा सा पेन का। स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ पड़ता था? सब एरेक्नोइड स्पेस में, सब काफ़ी अंदर स्पेस में। लेकिन ये वाला इंजेक्शन देखो आप, इसी रीजन पे रह गया,
ये काफ़ी ज़्यादा अंदर गया था, ये यहीं पे रह गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहाँ तक गया, और स्पाइनल एनेस्थीसिया या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लंबर पंक्चर। जो कि सब एरेक्नोइड स्पेस में दिया जाता है। क्या आपको प्रॉपर तरीके से बात समझ में आया? ठीक है, और देखो पोजीशन, देखो पेशेंट का सिटिंग पोजीशन है ना। ओके, कई बात यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? ठीक है, चलिए अब अपने पॉइंट पे आते हैं हम लोग। एक मिनट, ओके। तो आपको मैंने लंबर रीजन आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप इस पॉइंट को आराम से पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है सर्वाइकल रीजन, और तीसरा हमारा थोरेसिक रीजन। तो कुछ नहीं, थोरेसिक रीजन का मतलब T1 से लेके T12 होते हैं ना थोरेसिक बोन, और सर्वाइकल बोन कितने होते हैं? C1 से लेके C7 तक होते हैं। क्या कह रहा है लोकेशन? ये हमारा लेस कॉमनली यूज होता है। इंट्राथीकल इंजेक्शन में बी परफॉर्म्ड इन द सर्वाइकल रीजन में होगा। सर्वाइकल रीजन का मतलब नेक एरियाज में, मतलब इस वाली एरियाज में होगा। ठीक है, वहाँ पे नीडल डालेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड अ सर्वाइकल रीजन। पार्टिकुलरली फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी देने के लिए और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करने के लिए। तो ये उतना ज़्यादा यूजेबल नहीं है। यूजेस और कंसिडरेशन, दिस अप्रोच इज़ जनरली मोर कॉम्प्लेक्स एंड कैरियर हायर रिस्क सच एज पोटेंशियल डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। ये बहुत ज़्यादा रिस्की स्पेस है, जिसके कारण से क्या हो सकता है, स्पाइनल नर्व भी डैमेज होने की संभावना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व भी डैमेज होने की संभावना है यहाँ पे। ओके, थोरेसिक रीजन में क्या बोल रहा है कि ये थोरेसिक स्पाइन के पास होगा, मिड ऑफ द रीजन में। तो आप इसको पॉइंट्स को पढ़ सकते हो लोकेशन, बस वो याद रखना, सर्वाइकल, उसके बाद थोरेसिक, उसके बाद नीचे लंबर चालू होता है। ठीक है, तो बस रीजन और साइट अलग अलग है। ठीक है, प्रोसीजर और कंसिडरेशन कैसे करेंगे हम लोग? तो निडल इंसर्शन, एसेप्टिक टेक्निक, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकते हैं? पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड हेडेक हो सकता है ड्यू टू CSF लीकेज के कारण से, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उसमें ब्लीडिंग होगा, नर्व डैमेज होने की संभावनाएं हैं। द प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म बाय एन एक्सपीरियंस्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप ये इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ सकते हो। यहाँ तक आपको बात समझ में आ जाएगी। एक मिनट, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड, हमारा इंजेक्टेबल का अब आ रहा है एपिड्यूरल रूट। और अभी एपिड्यूरल रूट आपको मैंने समझाया, याद करो, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया अभी पता था ना मैंने। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ये कहाँ पे देते हैं? तो एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं, एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं ना। अभी मैंने बताया था ना इसको, तो याद करो, बाहर में था ना ये एपिड्यूरल स्पेस। तो आप इस पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैंने दोनों को रिलेट किया था, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया सब एरेक्नोइड स्पेस में था, जहाँ पे CSF था,
लेकिन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में आपको CSF नहीं मिलेगा, क्योंकि CSF आपको वहीं मिलता है जहाँ पे सब एरेक्टेनोइड स्पेस हो। ये तो आप एपिड्यूरल स्पेस में दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि एपिड्यूरल स्पेस में आपको CSF नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक बार पढ़ लो। एपिड्यूरल रूट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग मेडिकेशन इनटू द एपिड्यूरल स्पेस विच इज़ द एरिया सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड एंड फिल्ड विथ फैट एंड ब्लड वेसल्स। यहाँ पे क्या होते हैं, फैट और ब्लड वेसल्स ज़्यादा होते हैं। प्रेजेंट होता है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज फॉर पेन मैनेजमेंट एंड एनेस्थीसिया ड्यूरिंग लेबर और सर्जरी। तो जब लेबर करना हो, मतलब डिलीवरी कराना हो या कोई सर्जरी करना हो, तो हम उसके लिए भी एपिड्यूरल दे सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि सर एपिड्यूरल और स्पाइनल एनेस्थीसिया में डिफरेंसेस क्या हो सकता है। तो कोई बात नहीं, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना याद रखना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लोकलाइज्ड एनेस्थीसिया में क्या है कि मेडिकेशन इज डिलीवर्ड इनटू द एपिड्यूरल स्पेस where it can affect the nerve root that exit the spinal cord. This results in regional anesthesia. जाहिर सी बात है, रीजनल एनेस्थीसिया के पार्टी के अंदर में आता और पेन रिलीफ करेगा। तो आप इसको पढ़ सकते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉमन एप्लीकेशंस क्या है इसके, सॉरी कॉम्प्लिकेशन बोल रहा था। तो लेबर और डिलीवरी कराने वक्त पेन रिलीफ का काम करेगा ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, क्योंकि जब वो बेबी प्रोड्यूस करेगी खुद से या फिर सर्जरी करके, तो उस वक्त क्या होगी संभावनाएं कि आपका जब वो चाइल्ड बर्थ होगा ना तो पेन ज़्यादा करता है। तो उस केस में क्या करते हैं, वी प्रोवाइड अ एपिड्यूरल स्पेस में हम ड्रग को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग अफेक्टिव एनाल्जेसिया वाइल अलाउइंग मदर टू रिमेन एवॉक और अलर्ट। मदर जगी हुई रहे, अलर्ट रहे, पेन ना करे डिलीवरी देते समय। सर्जिकल प्रोसीजर करते समय भी administer for anesthesia during certain types of surgery, particularly lower abdomen, pelvic और lower limb procedures, ठीक है। क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट करने में भी काम आता है ये। आगे टेक्निक और इक्विपमेंट जो है जस्ट सिमिलर टू द टेक्निक हम जो स्पाइनल एनेस्थीसिया में निभाते हैं वो यही करना है यहाँ पे भी। कैथेटर, नीडल साइज, नीडल इंसर्शन, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे भी स्पेस आपको दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर स्टेप्स आप देख सकते हो खुद से, जस्ट सेम एज द स्पाइनल एनेस्थीसिया में बताया था वही सेम होगा, बट याद रखना कि कहाँ पे जाएगा ये, ठीक है। प्रिपरेशन देख सकते हो, पोजिशनिंग देख सकते हो, साइट सिलेक्शन, क्लीनिंग, नीडल इंसर्शन, कैथेटर प्लेसमेंट, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग। आप जब इस पॉइंट्स को पढ़ोगे ना तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि समझ में आएगा, आप डेफिनेटली एक बार पढ़ के देखो। वेट अ मिनट, so sorry for the interruption. We are talking about the procedure steps. तो procedure step as simple as that, जैसा आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया में पढ़ा that is called a lumbar puncture, उसके तरह ही प्रोसीजर स्टेप्स इसमें भी होंगे। बट आपको पोजीशन का याद रखना है कि एपिड्यूरल अगर एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो किस रीजन में देंगे, और अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे तो किस रीजन में देंगे, ठीक है। तो पेशेंट का प्रिपरेशन करोगे आप, एक मिनट, ओके। पोजिशनिंग उसका फिक्स करोगे, और आपको मैंने पोजिशनिंग ऑलरेडी मैंने बता रखा है। साइट सिलेक्शन करोगे, क्लीन करोगे, देन आफ्टर नीडल का इंसर्शन करोगे। कैथेटर का अगर प्लेसमेंट करना चाहो तो यू कैन पुट अ कैथेटर, कैथेटर को प्लेस कर सकते हो। बिकॉज वाई, क्योंकि मेडिकेशन अगर मुझे बार बार अगर देना होगा तो बार बार मैं इंजेक्ट तो नहीं करूँगा ना स्पाइनल कॉर्ड के रीजन में। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, देन आफ्टर मॉनिटर करेंगे हम पेशेंट्स को, ठीक है। नाउ द एडवांटेजेस हम लोग पढ़ते हैं कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो इफेक्टिव पेन रिलीफ, ऑब्वियस सी बात है कि जब ये स्पाइनल कॉर्ड में मेडिकेशन आप प्रोवाइड करोगे विद द हेल्प ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, तो ये मेडिकेशन जब एपिड्यूरल रीजन में जाएगा तो प्रॉपर तरीके से एट द साइट ऑफ द पेन जो है वहाँ पे तुरंत वो जाएगा और वो तुरंत एक्शन काम करेगा। तो एक तो पेन रिलीफर का भी काम करेगा, ठीक है। प्रोवाइड टारगेटेड पेन रिलीफ विथ फ्यूअर सिस्टेमिक साइड इफेक्ट कंपेयर टू द ओरल मेडिकेशंस।
बिकॉज ओरल मेडिकेशन में जब हम कोई दवा को खाते हैं तो वो हमारा माउथ से होते हुए, हमारे इसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाएगा, उसके बाद बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि हमारा स्टमक के अंदर जो पीएच होता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बेसिक नेचर होते हैं, या इसोफेगस में हो सकता है वो ड्रग सूटेबल ना हो। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इस ड्रग को मैं ओरली ले ही नहीं रहा, इंटेरियल रूट से ले नहीं रहा, तो कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू माउथ, कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द इसोफेगस एंड कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, ये सारे कॉम्प्लिकेशन खत्म हो गए। क्योंकि हम एपिड्यूरल में यूज़ करें, डायरेक्ट पीछे बैकबोन का यूज़ करें, जिसके कारण से हमारा जो मेडिकेशन है वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारा साइट ऑफ एक्शन पे तुरंत काम करेगा। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या कह रहा है पॉइंट्स कि कैन बी एडजस्टेड टू प्रोवाइड वेरिंग लेवल ऑफ एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द पेशेंट एंड प्रोसीजर। हो सकता है उस पेशेंट्स को ज़्यादा अमाउंट में डोज चाहिए। क्यों डोज ज़्यादा चाहिए? क्योंकि पेशेंट को लंबे समय तक एनेस्थीसिया मुझे प्रोवाइड करना हो, या कम समय के लिए एनेस्थीसिया देना हो, या पेन रिलीफर एनाल्जेसिया के तौर पे जब काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि कम समय के लिए करें, ठीक है, ज़्यादा समय के लिए ना करें। तो मतलब अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ देयर पेशेंट्स हम उसके हिसाब से फिक्स कर सकते हैं कि मुझे कितना डोज देना है। और अगर ज़्यादा डोज दूंगा तो जाहिर सी बात है ड्यूरेशन ज़्यादा लंबे समय तक, समझ में आ रहा है, ज़्यादा लंबे समय तक वो इफेक्टिव होगा। सो यहाँ पे सिंपली यही कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट नीड और अकॉर्डिंग टू डोज, अगर मुझे पेशेंट को लंबे समय तक एनाल्जेसिया इफेक्ट देना है, सो वी प्रोवाइड अ लार्जर अमाउंट, लार्जर डोज, और मैक्सिमम डोज ज़्यादा देंगे। और अगर मुझे एनेस्थीसिया प्रोवाइड करना है, सो एनेस्थीसिया के लिए भी मुझे उस हिसाब से डोज मैनिपुलेट करके डालना होगा पेशेंट के हिसाब से। तो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं हम, है ना। मुझे ज़्यादा नहीं, 20 से 40 मिनट, आधा घंटा के लिए ही अगर मुझे एनाल्जेसिया की तरह काम करवाना है तो मैं क्या करूँगा, पेन कम डोज डालूंगा मैं उसमें। ठीक है। पेशेंट कंफर्ट की बात करते हैं। अलाउ पेशेंट टू रिमेन कॉन्शियस एंड पार्टिसिपेट इन देयर केयर विल स्टिल रिसीविंग पेन रिलीवर। तो पेशेंट बिल्कुल कॉन्शियस होगा और वो पेन रिलीफ को आराम से, मेडिकेशंस को वो एपिड्यूरल स्पेस से लेता जाएगा। ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखो, अब ऑब्वियस सी बात है कि आप इंजेक्शन से पंक्चर कर रहे हो ना एट द लेवल ऑफ द लंबर रीजन, और जब आप पंक्चर कर रहे होगे किसी एक इंजेक्शन से, तो ऑब्वियस सी बात है जब पंक्चर करोगे, निडल बाद में बाहर निकालोगे, तो थोड़ा सा तो पंक्चर एरियाज वहाँ पे तो रहेगा ना, जिसके कारण से इन्फेक्शन होने की चांसेस रहेंगी। तो देखो क्या है इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एट द इंसर्शन साइट और विद इन द एपिड्यूरल स्पेस में इन्फेक्शन होने की चांसेस रहेगी। ब्लीडिंग होने की भी चांसेस होंगी। पोटेंशियल फॉर ब्लीडिंग और हेमाटोमा फॉर्मेशन, इसमें भी हेमाटोमा का फॉर्मेशन हो सकता है। एंड यू नो कि हेमाटोमा का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, जब कोई डॉक्टर्स हो या कोई भी मेडिकल स्टाफ हो ये प्रोसीजर को कर रहे होंगे पेशेंट के पास, तो उस वक्त क्या होता है कि कभी कभी हमारा वहाँ के नज़दीकी ब्लड वेसल्स पंक्चर होने के कारण से हैवी ब्लीडिंग निकलने लग जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि जब वो ब्लीडिंग निकला है तो आफ्टर सम टाइम्स क्लॉटिंग भी होगा। तो जब क्लॉट होता है ना, तो क्लॉट होके बड़े बड़े क्लॉट बन जाते हैं एंड दैट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए हेमेटोमा, जिसके कारण से क्या होगा कि स्पाइनल नर्व, जितने भी नर्व हैं उसको वो कंप्रेस करने लग जाता है, और कंप्रेस अगर ज़्यादा करेगा दैट लीड्स टू द पैराप्लेजिया, और कह सकते हो कि पैरालाइसिस भी हो सकते हैं पेशेंट्स को। ठीक है। नर्व इंजरी होने का चांसेस है। हेडक, पोस्ट एपिड्यूरल हेडक में अकर्स इफ देयर इज ए एक्सीडेंटल पंक्चर्स ऑफ द ड्यूरामीटर। लेट सपोज एपिड्यूरल स्पेस में जा रहा है ना, मतलब ड्यूरामीटर के ऊपर वाले लेयर में, लेकिन मैंने निडल को डाला और वो डायरेक्ट ड्यूरामीटर को पंक्चर कर दिया, जिसके कारण से क्या हो सकता है कि पेशेंट को हेडेक जैसी सिम्टम्स भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। आफ्टर केयर क्या करेंगे, पेशेंट्स का मॉनिटरिंग करेंगे, साइट केयर करेंगे, जहाँ पे मैंने इंजेक्शन इंसर्ट करके मैंने उसको मेडिकेशन प्रोवाइड किया तो वो साइट को केयर करेंगे। बाकी ये सारा पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं एज यूजुअल, आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द साइट फॉर एपिड्यूरल इंजेक्शन। अगर मुझे एपिड्यूरल इंजेक्शन देना तो उसकी साइट क्या क्या होगी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एक तो लंबर रीजन होगा जो आपको पता है, और लंबर रीजन में भी
लंबर रीजन में भी आपको पता चल गया था कि L3 से L4 या फिर L4 से L5 तक, है ना, दे सकते हैं। दूसरा हमारा हो सकता है सर्वाइकल रीजन में भी दे सकते हैं, और तीसरा थोरेसिक रीजन में भी हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि लंबर रीजन है। यहाँ पे कैसे कैसे क्या होगा, मैंने ये सारा पॉइंट्स ऑलरेडी कवर करा रखा है, आप इसको एक बार रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट थोरेसिक रीजन आपको दिख रहा है। थोरेसिक रीजन T1 से लेके T12 तक हमारा होता है ना थोरेसिक बोन, ठीक है। सर्वाइकल रीजन में भी कर सकते हैं, और वो था हमारा C1 से लेके C7 तक है, ठीक है। तो आप देख सकते हो थोरेसिक रीजन में लोकेशन क्या बोल रहा है। ये तो आपको स्पाइनल कॉर्ड का ये एनाटॉमी पता होना चाहिए। रुक जाओ, फिगर दिखा देता हूँ मैं। हाँ देखो, इस रीजन से लेके, एक मिनट, इस रीजन से लेके इस रीजन तक C1 से लेके C7, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल। तो सर्वाइकल रीजन ये हुआ हमारा ऊपर वाला। तो जब हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं लेकिन सर्वाइकल रीजन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्वाइकल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। सर्वाइकल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। और जब हम पेशेंट को ये यहाँ से इस रीजन से इस रीजन तक, ये ऑरेंज वाला पार्ट, जब पेशेंट को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे रहे होंगे इन द थोरेसिक रीजन, देन वी कॉल्ड अ थोरेसिक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। और जब पेशेंट को लंबर रीजन में दे रहे होंगे, देन वी कॉल्ड अ लंबर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो ये सारा रीज़न है जहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। और आपको मैंने निडल के हेल्प से बताया था कि एपिड्यूरल वाला इसी साइड पे जा रहा था। इस फिगर को आप देखो ज़रा सा, इस फिगर को, और स्पाइनल एनेस्थीसिया देख रहे हो, अंदर सब एरेकेनॉइड स्पेस में जा रहा है। तो यहाँ तक आई होप सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपका ये ख़त्म हो चुका है रीज़न भी। प्रोसीजर एंड कंसिडरेशन क्या है, ये आप इसको खुद से रीड कर सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे, ये ज़्यादा टिपिकल नहीं है। सो आई होप सो आपको थोरेसिक थोरेसिक कह रहा था, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एज वेल एज स्पाइनल एनेस्थीसिया या फिर इंट्राथीकल जिसको बोल रहे थे, वो आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा, ठीक है। एक मिनट, ओके। सो अब हमारा लास्ट बचा है इंजेक्शन का, दैट इज कॉल्ड अ इंट्राओसियस, ठीक है। तो हमारा ये 8 नंबर जो कि अब हमारा लास्ट बचा है, एंड दैट इज कॉल्ड, नहीं सॉरी, इंट्रापेरिटोनियल नहीं, एक मिनट, इंट्रापेरिटोनियल अभी नहीं पढ़ना है, मैं टॉपिक को कवर करूंगा। इंट्राओसियस, ये 9 नंबर। सो इंजेक्शंस वाला मैंने पार्ट आपको बताया था, एक बार मैं लिख देता हूँ। सिस्टेमिक रूट के अंदर पेरेंटेरल रूट आया था, पेरेंटेरल रूट, एक मिनट, पेरेंटेरल रूट। और इस पेरेंटेरल रूट में हम लोगों ने इंजेक्शन को पढ़ना चालू किया था, और इंजेक्शन में हम लोगों ने बहुत सारा कवर किया। जैसे कि क्या क्या कवर किया, इंट्रामस्कुलर किया, इंट्रावेनस किया, इंट्राडर्मल किया कवर हम लोगों ने, इंट्राडर्मल,
सबक्यूटेनियस किया कवर हम लोगों ने, ठीक है। तो ये सारा कवर कर लिया था हम लोगों ने। उसके बाद इंट्राथिकल किया हम लोगों ने। इंट्राथिकल को ही हम लोग बोले थे स्पाइनल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट हम लोगों ने कवर किया एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, या एपिड्यूरल इंजेक्शन वाला बोल सकते हो ना। तो 1 2 3 4 5 6 हम लोगों ने टोटल अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। एक और अभी जो कवर करने जा रहे हैं वो 7 नंबर, दैट इज कॉल्ड इंट्राओसियस। मतलब विद इन द बोन इंजेक्शन डालते हैं, विद इन द बोन हम इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर करा दिए हैं आप लोग को अच्छे तरीके से। होप सो आप लोग को अच्छे तरीके से कवर हुआ होगा और समझ में आया होगा, ठीक है। एक मिनट, लेट मी चेंज द पेन। तो ये सारे कवर हो गए हैं आपके बढ़िया से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्राओसियस। एक और टॉपिक हमारा छूट रहा है और वो क्या है, इंट्राडर्मल हो गया, इंट्रावेनस हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, ठीक है। हाँ, एक होगा इंट्रा आर्टेरियल, 8वां नंबर, इंट्रा आर्टेरियल, ये भी हम लोगों ने कवर कर दिया था ना। सो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लोकल रूट में। अब देखो ये सारा का सारा मैंने इंजेक्शन जब एक साथ पढ़ाया तो आप ये मत समझ लेना कि सारे के सारे सिस्टेमिक वाले हैं, इसमें कुछ लोकल वाले भी हैं, ठीक है। जैसे कि लोकल वाले कौन कौन इफेक्ट शो कर रहे थे वो मैं लिख देता हूँ साइड में। लोकल के लिए एल लिखूंगा और सिस्टेमिक के लिए एस लिख दे रहा हूँ। सिस्टेमिक और लोकल तुम लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है। इंट्रामस्कुलर की बात करते हैं तो ये हमारा हो गया सिस्टेमिक, इंट्रावेनस भी हो गया हमारा सिस्टेमिक, इंट्राडर्मल हो गया हमारा लोकल, सबक्यूटेनियस हो गया हमारा लोकल, लोकल और क्या कैसा काम करेगा, सबक्यूटेनियस भी काम, ये सिस्टेमिक काम करेगा। एक मिनट, ठीक है। इंट्राथिकल जो है हमारा एपिड्यूरल और इंट्राओसियस, इंट्राओसियस भी जो हमारा है वो लोकल काम करेगा, एपिड्यूरल लोकल और इंट्राथिकल भी लोकल। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम स्पेंड किए हुए लोकल रूट में इंजेक्टेबल में इंट्राओसियस, मतलब कि विद इन द बोन हम इंजेक्शन देते हैं। तो क्या बोल रहा है कि इंट्राओसियस रूट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द बोन मैरो ऑफ अ बोन। तो बोन के जो बोन मैरो होते हैं उसमें इंजेक्शन डालते हैं। दिस मेथड्स प्रोवाइड्स अ रैपिड मीन्स ऑफ डिलीवरिंग फ्लूइड्स और मेडिकेशन व्हेन इंट्रावेनस एक्सेस इज चैलेंजिंग और इम्पॉसिबल। हियर इज अ डिटेल ओवरव्यू। तो हम इंट्राओसियस रूट तब सेलेक्ट करते हैं जब इंट्रावेनस जो है वो चैलेंजिंग बन जाते हैं किसी एक पेशेंट के लिए। कोई हेल्थ केयर स्टाफ, डॉक्टर्स या नर्सेज जो है वो इंट्रावेनस देने में असक्षम है, देने के योग्य में नहीं है, देन वी प्रोवाइड और एज सुन एज पॉसिबल उसको मेडिकेशन भी प्रोवाइड करना है। तो उस केस में क्या करना होता है कि आप इंट्राओसियस आप सेलेक्ट कर सकते हो और डायरेक्ट क्या करते हैं, बोन का जो अपर हेड होता है जिसको एपिफाइसिस इंड कहते हैं उसके पास बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं। उस बोन मैरो के अंदर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, मेडिकेशन को इंजेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ अ निडल इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं ताकि वो मेडिकेशन डायरेक्टली हमारे बोन मैरो में जाए और बोन मैरो में जाके वो फिर हमारा ब्लड में जाके स्प्रेड हो। क्लियर है? तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख सकते हो आप। डायरेक्ट मैरो एक्सेस, मेडिकेशन और फ्लूइड, याद रखना मेडिकेशन भी दे सकते हैं और फ्लूइड भी चढ़ा सकते हैं। आर डिलीवर्ड डायरेक्टली इनटू द बोन मैरो विच हैज रिच वेस्कुलराइजेशन एंड कैन क्विकली एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूट द सबक्यूटेनियस सब्सटेंसेस इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो ऑब्वियस सी बात है कि आप जब आप बोन के पास जाओगे तो बोन के पास हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जब कोई मेडिकेशंस बोन मैरो में बोन के पास जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है
हाईली वेस्कुलराइजेशन होने के कारण से, हाईली ब्लड वेसल्स होने के कारण से वो ड्रग जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, क्विकली होते हैं, क्विकली एब्जॉर्ब भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी क्विकली होते हैं। इमरजेंसी के केस में हम इस रूट को यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइड्स अ क्रिटिकल अल्टरनेटिव रूट फॉर ड्रग एंड द फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप चाहते हो कि ड्रग जो है वो प्रॉपर तरीके से पेशेंट में एब्जॉर्ब हो और क्विकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, देन वी सेलेक्ट अ इंट्राऑसियस वाला रूट। कॉमन एप्लीकेशंस देखेंगे, अभी फिगर के साथ सारा मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन में यूज्ड इन इमरजेंसी सेटिंग सच एज इन केसेस ऑफ सीवियर ट्रोमा के केस में और कार्डियक अरेस्ट व्हेन इंट्रावेनस एक्सेस इज डिफिकल्ट और डिले। इंट्रावेनस ड्रग देने में काफ़ी या तो लेट हो रहा है या तो अप्रोचेबल नहीं हो पा रहा है, तो एज सुन एज पॉसिबल हमें पेशेंट को मेडिकेशंस प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि वो पेशेंट जो है कार्डियक अरेस्ट वाले हैं। अगर ज़रा सा भी और लेट होगा तो पेशेंट यूं ही डेथ कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं उस केस में, वी सेलेक्ट द इंट्राऑसियस वाला पाथ, है ना। नेक्स्ट हमारा पीडियाट्रिक्स रिससिटेशंस, क्या कह रहा है, पार्टिकुलरली यूजफुल इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स वेयर आईवी एक्सेस कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू स्मॉल वेन। ऑब्वियस ही बात है, बच्चों में पीडियाट्रिक्स वाले में, इन्फेंट्स में खास करके, इन्फेंट्स और न्यूनेट्स में खास करके जो है वो वेन प्रॉपरली तरीके से दिख नहीं पाते, विजुअलाइज नहीं हो पाते, जिसके कारण से मेडिकेशंस प्रोवाइड करना एक बच्चों को एक चैलेंजिंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, हम इंट्राऑसियस वाला रूट सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हालांकि ये पेनफुल प्रोसीजर है, बट अगर हम इसमें मेडिकेशन देते हैं तो ये फास्टर और क्विकली काम करेगा, ठीक है। फ्लूइड एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसमें। थर्ड है टेक्निक और इक्विपमेंट्स, कैसे करेंगे टेक्निक इसका, तो वो देखिए। निडल चाहिए आपको, स्पेशलाइज्ड निडल चाहिए 10 साइज की, जिसको हम लोग बोलते हैं जमशेदी निडल, जमशेदी निडल, जिसका हम लोग EZ10 साइज़ का होता है। तो आप एक बार ज़रूर चेक करना कि जमशेदी नीडल कैसे दिखते हैं। ये थोड़े मोटे होते हैं ताकि बोन में प्रॉपर्ली तरीके से इंसर्ट हो सके। डिज़ाइन फॉर पेनिट्रेशन इनटू अ बोन मैरो, कॉमन टाइप्स इंक्लूडिंग द जमशेदी, और भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं। इंसर्शन साइट क्या करेंगे, टिपिकली इंसर्टेड इनटू द प्रॉक्सिमल टिबिया जस्ट बिलो द नी और द ह्यूमरल हेड द अपर एंड ऑफ द। तो देखो मैं इस प्रोसीजर को पढ़ नहीं रहा, फिगर के साथ दिखा रहा हूं मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस फिगर को आप नोट करेंगे, ये वाला ए नंबर फिगर को आप देख सकते हो, प्रॉक्सिमल एंड वाला, यहाँ देखो फर्स्ट नंबर है ना। इसमें आपको नोटिस कर रहे हो कि ये जो हमारा है प्रॉक्सिमल टिबिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रॉक्सिमल टिबिया। और टिबिया बोन कौन सा होता है, तो यू वेरी वेल नो, ये वाला जो हमारा ये टिबिया बोन होता है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। तो याद रखना, ऊपर वाला रीजन को हम लोग प्रॉक्सिमल रीजन कहते हैं और नीचे वाला को हम लोग डिस्टल रीजन कहते हैं। इस वाले को हम लोग बोलते हैं डिस्टल टिबिया और ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमल टिबिया। तो वी सेलेक्ट अ प्रॉक्सिमल टिबिया। देखो यहाँ पे टिबियल ट्यूबरसिटी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द टिबिया हो गया। नीडल को जो है आप इंसर्ट करोगे 90 डिग्री पे करोगे, मीडियन सरफेस पे, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप अच्छे से फिगर, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो ये हमारा मीडियल सरफेस हो गया, ये वाला देख रहे हो ना टिबिया बोन। क्या आपको बात समझ में आया, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया पहला। दूसरा हमारा देखो डिस्टल एंड ऑफ टिबिया, मैंने बोला ना नीचे वाला ये जो पार्ट है हमारा डिस्टल एंड होगा, तो आप यहाँ पे भी इंजेक्शन दे सकते हो, ठीक है। तो आप दिख गया, पहला प्रॉक्सिमल टिबिया दिखा और दूसरा डिस्टल टिबिया दिखा। और पाथवे देखो क्या है,
तो प्रॉक्सिमल टिबिया हो गया, एंटीरियर टिबियल ट्यूबरसिटी के पास। आप इसको चाहो तो पॉइंट्स को पढ़ सकते हो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड हम लोगों ने डिस्टल टिबिया भी देख लिया। नाउ थर्ड हमारा होगा प्रॉक्सिमल ह्यूमरस, और उसके बाद फोर्थ नंबर होगा डिस्टल फीमर। तो पहले हम थर्ड नंबर की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल ह्यूमरस की बात करते हैं। फिगर देखो, ये थर्ड नंबर देखो यहाँ पे प्रॉक्सिमल ह्यूमरस, आप देख सकते हो। ह्यूमरस का मतलब होता है हमारा ये वाला हैंड, तो प्रॉक्सिमल मतलब ये वाले रीजन, डिस्टल मतलब ये वाला रीजन केहूनी के पास, ठीक है। प्रॉक्सिमल मतलब यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये रीजन देखो, सेलेक्ट किया ये रीजन को, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ प्रॉक्सिमल ह्यूमरस इंसर्शन साइट, ठीक है। क्या बात यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है आपका डिस्टल फीमर था। क्या था हमारा फीमर, फीमर को ही हम लोग थाई बोन भी कहते हैं, ठीक। तो आप देख सकते हो डिस्टल है, डिस्टल का मतलब हो गया प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर में, डिस्टल मतलब नीचे में। तो नीचे में देखो कहाँ पे, घुटने के पास रीजन देखो, पेटेला जो हमारा है ना घुटना, उसके थोड़ा सा ऊपर आप देख सकते हो ये हमारा फीमर बोन है, यहाँ पे अंडरलाइन करा मैं, ये फीमर बोन है और फीमर बोन के डिस्टल रीजन पे बोल रहा है, ठीक है। ये साइड देख सकते हो नीचे वाला, यानी कि ये साइड आप कह सकते हो, ये वाला। तो इस जगह पे भी आप देख सकते हो नीचे वाला बोन तो टिबिया बोन हो गया, यहाँ से टिबिया चालू हो रहा है ना, और ये ऊपर में जो है हमारा फीमर बोन है, ठीक है। और आपको पता है कि बोन का जो होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है। नीचे वाला पार्ट इपीफाइसिस होता है, सबसे ऊपर वाला भी इपीफाइसिस होता है और बीच वाला डायाफाइसिस कहते हैं ना। बोन के 3 पार्ट्स होते हैं। इपीफाइसिस को ही हम लोग कहते हैं सॉफ्ट बोन, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इपीफाइसिस बोन को ही हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी बोन, फिर सॉफ्ट बोन। लेकिन डायाफाइसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो बीच वाला पार्ट होता है, डायाफाइसिस को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, और इसको हार्ड बोन भी कहते हैं हम लोग। तो इंजेक्शन कहाँ डालेंगे, तो इपीफाइसिस रीजन में डालेंगे, यहाँ पे इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ सॉफ्ट रीजन है। हम डायाफाइसिस रीजन वाले पे इंजेक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपको ये चारों पाथ समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ हम लोग इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं इन इंट्राऑसियस के केस में। नेक्स्ट 5th नंबर है हमारा स्टर्नम के केस में। आप देख सकते हो ये स्टर्नम दिख रहा है, ये स्टर्नम का मेनुब्रियम पार्ट है ना, मेनुब्रियम। स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं ना, मेनुब्रियम होते हैं, उसके बाद आपके कॉलर होते हैं, या फिर उसके बाद फिर आपका होता है जिफी स्टर्नम, इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। पहले ये देखो, ये हमारा बॉडी हुआ और आगे जाके इस तरीके से ऐसे मिल जाता है ना, तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं बॉडी, और नीचे वालों को हम लोग बोलते हैं जिफी स्टर्नम, ठीक है। तो मेनुब्रियम वाले रीजन में हम इंजेक्शन को देखो इंसर्ट करके दे रहे हैं। 6th नंबर है हमारा इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट रीजन आपको दिख रहा है, कौन सा हो गया, ये वाला जो बॉर्डर दिख रहा है हमारा, ये वाला रीजन है हमारा इलियक क्रेस्ट। तो यहाँ पे भी इंजेक्शन देते हैं। तो आप देख सकते हो टोटल मैंने 6 साइट आपको विथ द डायग्राम आपको अच्छे तरीके से बता दिया, तो देख लो आप एक बार, ठीक है। तो साइट फॉर इंट्राऑसियस इंजेक्शन में मैंने प्रॉक्सिमल टिबिया का बात कर लिया, दूसरा डिस्टल टिबिया बात किया, तीसरा प्रॉक्सिमल ह्यूमरस बात करा, चौथा डिस्टल फीमर बात करा, और 5वां स्टर्नम जो कि मेनुब्रियम पार्ट वो भी मैंने बात कर लिया, छठा आपका इलियक क्रेस्ट वाला भी मैंने बात कर दिया है, और फिगर भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी के ये पॉइंट्स आप जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से
समझ में आ जाएगा, ये गारंटीड है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सो बात आपको समझ में आया होगा। फिगर भी आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। नाउ आपका जो इंजेक्शन वाला पार्ट है यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। और ये जो लेक्चर्स है आपका थोड़ा सा डिटेल गया है और थोड़ा लंबा गया है, लेकिन इसमें मैंने इंजेक्शंस के सारे पार्ट को कवर कर दिया है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनहेलेशनल रूट को स्टार्ट करेंगे। सो आई होप सो यहाँ तक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो कीप स्टडिंग, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे की ओर फॉरवर्ड करते रहे। थैंक यू।